ज़ावियार, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये सब छोड़ो और बिजनेस पर तवज्जो दो। कब तक तुम ऐसे अय्याशी में अपनी ज़िंदगी तबाह करते रहोगे? ज़ुहैर साहब, एक जाने माने बिजनेसमैन, अपने बेटे के आगे बेबस खड़े थे। ओ कम ऑन डैडी, मैं बिजनेस भी तवज्जो से संभालता हूँ, जिस वजह से आप मुझे बताते आए हैं। अब तक मैं आपकी दी हुई गाइडलाइन पर ही चलता आया हूँ, तो अब मुझे मेरी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके ना समझाएं। ज़ावियार ज़ुहैर अब्बासी का इकलौता बेटा बेजार सूरत लिए अपने बाप को देख रहा था, जो बीमारी की वजह से काफ़ी लागत दिखाई दे रहे थे। बेटा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख। अपने इन अयाश दोस्तों की दिखाई राह पर मत चलो, सवाए बर्बादी के तुम्हें कुछ नहीं देंगे। खांसी उठने के सुबह वो बेहाल होते सोफे पर बैठे। डैड प्लीज़, मुझे एक बुरा बेटा नहीं बनना चाहता, इसलिए ये रोज़ रोज़ मुझे एक ही बात समझाने की कोशिश मत किया करें। ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मुझे अपने मुताबिक गुजारने दें। वो चेहरे पर नागवारी गुजारे लिए सोफे पर उठ गया। रोज़ी, डैड को इनकी दुआ दो, बावाज़ बुलंद आवाज़ में कहता हुआ कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ता गया और ज़ुहैर अब्बासी बेबसी से देखता रह गया था। वो शीशे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरा हाल नीम अंधेरे और तेज़ म्यूज़िक से गूंज रहा था। नौजवान लड़के और लड़कियां म्यूज़िक के बीट पर थरकते और अपने आप से बिल्कुल ही बेगाने नजर आ रहे थे। वो स्याह हाफ आस्तीन की शर्ट और स्याही पैंट जेबतन किए, इस पर सिल्वर जैकेट पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इस नौजवानों की भीड़ को चीरता आगे बढ़ गया। हे ज़ावियार! इसके दोस्त रज़ा ने इसे दूर से देखते ही पुकारा। इसकी पुकार इस म्यूज़िक में दब ही रही थी, लेकिन फिर भी ज़ावियार इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो नीम रहना लिबास में मौजूद लड़कियों में घिरा बैठा था। कैसा है मेरी दोस्त? बड़ी देर कर दी, कब से इंतज़ार कर रहा था तेरा। इसने हाथ उठाकर इसके हाथ को ज़ोर से ताली की सूरत मार के थामते शिकवा किया। कोई बात नहीं, इस इंतज़ार का तो मैंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है। वो दुख रहा था। ज़ाविया ने आंख दबाते इसकी तरफ अतराफ में एक अदा से बैठी लड़कियों की तरफ की नकियों से देखा। अब शक्कर पर चोंटियाँ लपकें तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अपने अंदर तो नहीं ये हिम्मत इनको कोमल हसीन और नाजुक अप्सराओं को नाराज़ करें। रज़ा बेशर्मी से ज़ोरदार कहका लगाया। चल अब कुछ काम की बात कर ले, जिसलिए तूने मुझे बुलाया था। ज़ाविया ने इसके कान के करीब होते ज़ोर से कहा। मौसीकी इस कदर ऊंची थी कि कान पर पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, थोड़ा इस शबाब का मज़ा लेकर चलते हैं। रज़ा ने कंपनी सी कमीनगी से मुस्कुराहट सजाते आंखों से इशारा किया। तू नहीं सुधरेगा और ना तो मुझे सुधरने देगा। मेरा बाप इस गम में घुल रहा है। दांत पीसते ज़ाविया ने इसकी हरकत पर मसनूई अफसोस ज़ाहिर किया। हाय हैंडसम। ज़ाविया हंसता पीछे हुआ था कि अपने हुस्न की तशहीर करती एक क़यामत इसके शाने से आकर लिपटी थी। जा आ गई तेरी बुलबुल, अब मुझे छोड़, मिलता हूँ तुझसे। रज़ा ने इसे शरारत से देखा, जो बनावटी हुस्न की मूरत की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। रात के साए रफ्ता रफ्ता गहरे होते जा रहे थे और बेहजाई के इस बाजार में गहमा गहमी अरूज पर थी, जहाँ हुस्न परियां बाहों में आकर चूर हो रही थीं। उफ, क्या क़यामत थी यार। क्लब से बाहर निकलते ज़ाविया इस लड़की से गले मिलकर अलविदा कहते रज़ा की जानिब आया था। कल तू ले आना इस मज़े की इस क़यामत के मज़े। अपना शर्ट का गिरबान ठीक करते इसने जैकेट घुमाकर पहनी। ओहो भाई, इसका बड़ी ही जल्द दिल भर गया। रज़ा ने इसके शाने पर हाथ मारा। तू जानता है, एक ही जायका बार बार नहीं चखता। ज़ाविया ने मगरूर मुस्कुराहट सजाई। हाँ भाई, तेरी उतरन लेने हम जो बैठे हैं। वो दोनों इस वक्त पार्किंग में अपनी अपनी स्पोर्ट्स बाइक से टेक लगाए खड़े थे। अच्छा सुन, मेरा दोस्त शिराजी याद है ना तुझे? रज़ा ने संजीदगी इख्तियार करते हुए बात का आगाज़ किया। हाँ, जिसके 2 माह पहले रेसिंग ट्रैक पर डेथ हो गई थी। हाँ वही। इसके बाप की तो पहले ही कार हादसे में मौत हो गई थी। अब इसके बाद सिर्फ इसकी एक बहन और मां रह गई हैं। आंटी को भी कैंसर डायग्नोस हो रहा है। अब वो लोग फाइनेंशली बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इसकी बहन को अपनी फर्म में जॉब दे दो। अच्छी पढ़ी लिखी है वो, जॉब से कुछ हेल्प हो जाएगी लोगों की। रज़ा की बात पर ज़ाविया ने लब भेजे। ठीक है, तुम इसको कल हमारी शुगर मिल्स वाली ब्रांच में भेज दो। मैं जहाज़ेब से बात कर लूँगा, वो इसको कहीं ना कहीं सेट कर देगा। फिक्र मत करो। वो जितना भी एजाज तबीयत का मालिक हो, लेकिन इसका दिल मोम का बना था। मुझे मालूम था इसकी हेल्प कर सकता है तू। रज़ा इसकी हमदर्दाना तबीयत पर खुशगवारी से गोया हुआ। हाँ, ये छोटी मोटी नेकियां करके अपने गनवा खुशाता हूँ, तो दिल पर ना ले। शोखी से आंख दबाते वो बाइक पर बैठा। खबासत तुम पर ख़त्म है। रज़ा कहका लगाता अपनी बाइक पर बैठा था। चल फिर कल मुलाकात होती है। ज़ाविया ने रज़ा का हाथ थाम कर झटका दिया और अपनी बाइक पर बैठा। लम्हों में वो दोनों हवा को चीरते हुए आसमान से बातें कर रहे थे।
मामा ये फ्रूट्स रखे हैं, आप इन्हें ख़त्म करें। मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ, बस रात की खुराक बची है। नीली आंखों और मासूम चेहरा लिए वो बेड पर नीम दराज फरीहा बेगम के पास बैठी। बेटा तुम रहने दो, सुबह रज़ा आएगा तो इससे मंगवा लूँगी। फरीहा बेगम ने अपनी नाजुक सी सरापे और हसीन चेहरे वाली इस बेटी को बेबसी से देखा, जो इस उम्र में इनकी खिदमत पर जुटी थी। नहीं, वो सुबह देर से आएगा और सुबह की दुआ फिर रह जाएगी, और डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि दुआ की बिल्कुल भी नागा नहीं करना चाहिए। इसलिए बस थोड़ी ही देर के लिए जाती हूँ, अभी मैं दवा लेकर वापस आ जाऊंगी। इस वक्त वैसे भी सड़कों पर काफ़ी चहल पहल होती है। इसने इसने सेब की काशें काट कर फरीहा बेगम के सामने रखी। चलिए अब जल्दी से ये खाना शुरू कर दे, जब तक आप ये ख़त्म करेंगी मैं वापस आ जाऊंगी। इसने चुटकी बजाई। तुम्हारी माँ बीमार है, बूढ़ी नहीं। इसके सर पर चित लगाते वो फीका सा मुस्कुराई। अच्छा, अभी पता चल जाएगा, मुस्कुरा कर कहती खड़ी हुई। क्रॉस बॉडिंग बैग इससे पहले पहना हुआ था, बस चादर लेना बाकी था। फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई। चादर अपने गिर लपेटे इसने चुटकी बजाई जैसे किसी चिराग के जिन हो। तकरीबन 15 मिनट बाद ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई थी। बाल हाल कमरे से बातों की आवाज़ पर तजस्सुस लिए आगे बढ़ी। लो आ गई रैम भी। फ्रेम फरीहा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे दरवाजे से आते देखा। इसके चेहरे की चमक देखती थी। वो शख्सियत की पुश्त होने के बावजूद भी समझ गई कि रज़ा आया था। आओ रैम बेटा। सबा, रज़ा एक खुशखबरी लेकर आया है। इनकी आवाज़ में खनक थी। अच्छा, कैसी खुशखबरी? वो बेरिया मुस्कुराहट लिए फरीहा के साथ सोफे पर बैठ गई। तुम्हारी जॉब की बात की है मैंने अपने दोस्त से, कल इसने तुम्हें बुलाया है। जॉब तुम अपनी पक्की समझ लो, फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू होगा तुम्हारा। रज़ा ने इसे तमाम तफसील समझाई। ये तो वाकई अच्छी खबर है, लेकिन रज़ा भाई मैं अपने बलबूते पर जॉब हासिल करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इनसे कहिएगा कि अगर मैं इंटरव्यू में क्वालिफाइड ना करूँ तो मुझे जॉब ना दे। इसकी खुददार तबीयत ने सर उठाया। तुम बहुत काबिल हो, अपने बलबूते पर तुम जॉब हासिल कर लोगी, मुझे यकीन है। इसीलिए मैंने पर्सनली इससे बात की है। रज़ा ने इसकी खुद एतमादी की बढ़ाई। शुक्र है रज़ा भाई आप बातें करें, मैं काफ़ी लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराकर उठी, किचन में चलेगी। फरीहा बेगम रज़ा से छोटी मोटी बातें करने लगी, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने लगी। मिस रैम वो घबराई हुई सूरत लिए इस आलीशान ऑफिस में दाखिल हुई थी। तब एक तरहदार लड़की इसके सामने आकर मुखातिब हुई। जी। इसने सर को इस बात में जिम्बश देते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, जो घबराहट में जैसे गायब हो गई थी। प्लीज़ आइए मेरे साथ। वो इस अपने हमरा लिए एक कुशादा से ऑफिस रूम में दाखिल हुई। सर, मिस रैम आ गई हैं, इसने पेशावराना अंदाज में सामने बैठे शख्स को कहा। इसे बैठने का इशारा करती खुद बाहर चलेगी। रैम ने कदम आगे बढ़ाते साथ बैठे ग्रे टू पीस में मलबूस खुश शक्ल शख्सियत को देखते ही अपना हलक तर किया। प्लीज़ बैठिए मिस। वो इसे तजबदज की हालत में खड़ा देखकर नरमी से गोया हुआ। आप यहाँ बैठें, मैं मिस सारा को भेजता हूँ, जो आपको तमाम तरीक़ाकार समझा देगा। वो अपनी नशस्त से खड़ा होते इस रूम में छोड़कर शाइस्ता लहजे में बोलता बाहर निकल गया। वो चारों तरफ से नज़र घुमाकर जायज़ा लेती कुर्सी घसीट कर बैठ गई। हेलो मिस रैम। थोड़ी ही देर बाद एक खुश शक्ल लड़की नफीस सी ड्रेसिंग में अंदर दाखिल हुई। हेलो। रैम ने इसकी सलामती पर सर को जिम्बश दी और जवाब दिया। इसके हाथ पैर जाने क्यों ठंडे पड़ने लगे थे। मेरा नाम सारा है, मैं यहाँ की जूनियर मैनेजर हूँ। इसने मुस्कुराहट सजाए अपना तारफ़ दिया। जी तो मिस रैम, आपको हमारे ऑफिस में एग्जेक्टिव ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इसकी प्रोफाइल तो काफ़ी एक्टिवेट है, लेकिन आपके पास कोई तजर्बा नहीं, इसलिए आपको 3 माह के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। इससे की नहायत नरमी से कहने पर रैम की आंखें मामूली से ज़्यादा खुल गईं। मतलब बगैर इंटरव्यू के? इसकी आवाज़ के साथ साथ इसके चेहरे से भी हैरानी आया थी। इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं मिस रैम, आपकी प्रोफाइल हमें पहले ही मिल चुकी थी। आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए हमारी टीम ने सोच समझ कर आपको हायर किया है। आप कल से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। इसने मुस्कुराकर इसे देखा, जो होनक बैठी थी। आपकी कॉल आपका कोई सवाल करना है तो कर सकती हैं। रैम ने इसकी नरम आवाज़ पर नज़र उठाई। वो काफ़ी जाज़ब नज़र थी। इस वक्त वो अपने लिए किसी मेहरबान फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। नहीं शुक्रिया। वो अपनी फाइल मजबूती से थामे इसने मुस्कुराकर इस फरिश्ते को देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुर्सी को पीछे धकेल कर खड़े होते इसने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे मिस रैम। सारा ने दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए इसका हाथ थामा था। रोज़ी डैड कहाँ हैं? अब्बासी मेंशन में इस वक्त सिवाय नौकरों के और कोई ज़ीरू नज़र नहीं आ रही थी। सर वो मेडिसिन लेकर आराम कर रहे हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी।
आज सुबह डॉक्टर हमजा इनके चेकअप करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप इनसे रब्ता करें। वो ब्लैक टू पीस में मलबूस नजर हाथ में डाले खड़ा था। रोजी की बात पर इसके माथे पर चिकने फैली थी। तुमने मुझे उस वक्त फ़ोन नहीं किया। एक काम तो तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। वो बरसता हुआ पैंट की जेब से फ़ोन निकालकर इस पर नंबर डायल करने लगा। डॉक्टर हमजा दूसरी जानब से राब्ता होने पर इसने इस्तफसार किया। ठीक है, मैं कल शाम आपसे मिलता हूँ। दूसरी जानब बात सुनने के बाद इसके माथे पर मजीद बाल गहरे हुए थे। आइंदा ऐसी कोई बात हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करोगी, समझी? जाओ अब अपना काम करो। रोजी जो मुद्दत से खड़ी थी इस पर बरस पड़ा। वो आगे बढ़ गई। डैड, वो ज़ुहैर बासी के कमरे में बिना कोई चाप किए दाखिल हुआ था। सरगोशाना पुकार इसके जिस्म में कोई जुम्बश नहीं हुई। वो बेकदमों चलता इनके सरहाने आ बैठा। डैड, मैं जानता हूँ अच्छा बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप तो अच्छे डैड हैं ना। मुझे मज़ीद बुरा बनने पर मजबूर मत करें। इसे अपना गुज़श्ता रात का बर्ताव याद आया। इसका दिल मलाल से भरा था। माँ ने इस वक्त साथ छोड़ा जब मुझे इसकी बेहद ज़रूरत थी, और आपने अपना पूरा वक्त बिज़नेस को दिया। अब जब मैं अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो आप मुझे ज़िंदगी गुजारने के ढंग सिखाकर मुझे मजबूर कर क्यों करते हैं? डैड, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ डैड। इसकी सरगोशाना आवाज़ मज़ीद धीमी हुई थी। इस वक्त वो इस जावियार से यकसर मुख्तलिफ लग रहा था, जो घमंडी और अयाशी परस्त इंसान था। कुछ देर ज़ुहैर अब्बास के सामने बैठ कर इसके सोए वजूद को देखता रहा, फिर बिना आहट किए वो कमरे से निकल गया। मिस रैम, फाइल में जो डिटेल्स हैं इनके मुताबिक आप कल की मीटिंग की स्लाइड्स तैयार कर लें। जहांजेब ने फ़ाइल इसके टेबल पर रखी। जी सर, मैं बस ये फ़ाइल मुकम्मल करके मिस सारा को दे दूं। इसने फ़ाइल थाम कर मुस्कुराकर इसे देखा। आज इसका पहला दिन था। वो पहले दिन ही किसी माहिर एम्प्लॉयर की तरह अपने मताहतों की निगाह में आ गई थी। अब बहुत मेहनती है मिस रैम, इसी तरह मेहनत और लगन से काम करती रही, देखिएगा बहुत जल्द आपकी प्रमोशन हो जाएगी। वो इसे दिल से सहराता हुआ नरम मुस्कुराहट देता वापस पलट गया। रैम तेज हाथ चलाती सारा काम निपटाने में मसरूफ थी। दोपहर ढलकर शाम के साए फैलने लगे। अचानक ही ऑफिस में एक खलबली मची थी। क्या हुआ? वो नासमझी से उठकर अपने कोलीग के पास आई। जावियार सर आज ऑफिस विजिट पर आए हैं। इनकी आवाज़ में अलग ही इश्तियाक था। तो तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? वो प्रमोशन करने वाले हैं क्या? इसे फहमीदा की खुशी की वजह समझ नहीं आ रही थी। इसकी दोस्ताना फितरत की वजह से एक ही दिन में रैम ने इसे काफ़ी बेतकल्लफ हो गई थी। अरे पागल, तुम इन्हें एक बार देखोगी ना तो सब समझ जाओगी। फहमीदा ने शरारत से आंख मीचते इसे देखा। पता नहीं तुम लोग क्या पागलपन लेकर बैठे हो। खैर, ये फाइल मुझे कल सुबह तक टैली करके दे देना। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसे एक बार देख लेना प्लीज़। स्लाइड फाइनल कर दूँ? वो इसकी बात को नज़रअंदाज करती, काम की बात करती, फाइल इसके हवाले करती, वापस अपनी सीट पर चली गई। अभी इसे काम पर तवज्जो मरकूज़ किए कुछ ही देर गुजरी थी कि इनकी तवज्जो लाबी की जानब की, जहाँ फहमीदा ट्रांस की कैफियत में किसी को देख रही थी। अरे, अगले ही लम्हे वो वारदात हुई जिसके बेसाख्ता दांतों तले ज़बान आई थी। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। वो दरअसल ये कल की मीटिंग फाइल में मिस सारा के पास। फहमीदा जो टिकटकी बांधे स्याह सूर पे मलबूस जावियार को देख रही थी, बेध्यानी से इसके पीछे चलती जावियार से जा टकराई थी। लापरवाही भी की एक हद होती है मिस, आंखें अपनी जगह पर रख कर चलें तो ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े आपको। वो सर्द आवाज़ में कहता लम्ब भेजकर फर्श पर बिखरे कागजात थोड़ा सा साइड पर होकर आगे बढ़ गया। मैनेजर भी इसके पीछे तेजी से भागा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या हरकत थी? सारा फहमीदा के सर पर आकर बरसी। सॉरी मैम। फहमीदा के हाथों में जावियार के सर्द लबो लहजे ने ही कपकपाहट पैदा कर दी थी। सारा के सख्त रवैये पर वो कोई रद्द-ए-अमल ना दे पाई। जाओ जाकर अपना काम करो। सारा दांत पिसते इसे तनबीह करती निगाहों से देखकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। करवा ली इज्जत? रैम ने इसकी अपनी जगह पर आकर बैठने पर जिज करने वाली मुस्कुराहट सजाकर गोया हुई। चुप करो तुम। फहमीदा ने इसके इशारे पर हाथ मारते सर हाथों के प्याले में घिराया। मिस रैम, ऑफिस बॉय रैम के पास आकर जैसे तसल्ली कर रहा था। जी, इसके इस बात में सर हिलाने पर ऑफिस बॉय के चेहरे के तासरा ढीले हुए। सर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। वो किसी बोतल के जिन की तरह पैगाम देकर गायब हुआ था। मुझे क्यों? रैम ने इनगश्त शहादत सीने पर रखते उलझते हुए खुद कलामी की। मुझे उम्मीद है तुम सर की रेपुटेशन से वाकिफ होगी। आपकी बार फहमीदा की थी जब तुम इन्हें आहें भर भर कर नहा रही थी। रैम एतमाद के साथ इसे घूर कर देखती रह गई। बेस्ट ऑफ लक। क्या पता पहले दिन ही फायर कर दी जाओ। फहमीदा ने मजाकन फिक्रा कसा। देखते हैं। रैम का एतमार बज़ाहिर कायम था, लेकिन दिल सूखे पत्ते की मानत लर्ज रहा था। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? इसने हल्की सी दस्तक के साथ इजाज़त चाही।
جی مس ریم پلیز بیٹھیے۔ زاویہ نے ساتھ جھکائے کسی فائل پر سائن کرتے اسے اجازت دی۔ آپ نے کسی خاص کام کے لیے بلایا تھا سر؟ کچھ دیر خاموشی کی نظر ہونے پر اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سرد مہری ایک تصویر تو وہ کچھ دیر قبل ہی دیکھ چکی تھی۔ جی مس ریم، آپ نے آج ہی آفس جوائن کیا ہے تو آپ ایڈجسٹ ہو گئی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہاں؟ سر اٹھاتے اس نے پین کو ڈھکن لگائے اسے پین ہولڈز میں رکھنے کی فرصت سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں سر، میں یہاں بہت کوآپریٹو ہیں، ریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویر کے چہرے پر نگاہیں اٹھانے کی ہمت اس میں فلوکت مفقود تھی۔ اچھی بات ہے، جان کر مجھے اچھا لگا مس ریم۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ مینیجر سے بلا تعمل کہہ سکتی ہیں، اور جب میں آفس آؤں تو مجھ سے بھی بات کر سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ زاویر کا کہنا اس وقت اسے مسکراتا لگا۔ ریم نے ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہ اٹھائی تو اسے فہمیدہ کی بات کا مفہوم سمجھ آیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شفاف رنگت کے ساتھ قیامت ڈھا رہا تھا۔ دیکھنے والا نظر ہٹانا بھول جاتا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، ریم نے نظر جھکا کر مختصر جواب دیا۔ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی، اس نے اس وقت ثابت کر دیا تھا۔ اٹس مائی پلیئر مس ریم۔ اس کا لہجہ اب بھی ایسے مسکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں ریم پر جمی تھیں، آیا سے جیسے اس کا اسکین کر رہا ہو۔ یو کین گو اینڈ کانسنٹریٹ آن یور ورک۔ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے نئے نقش جیسے حفظ کر رہا تھا۔ ریم اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے اس آزادی کے فرمان پر سر پر پیر رکھ کر بھاگی تھی۔ شیشے کے دروازے سے اسے اوجھل ہوتا دیکھ کر وہ دونوں انگلیاں باہم پھنسائے بند دروازے کو دیکھتا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ امی کھانا کھا لیں آپ۔ شام کے پہر وہ گھر میں داخل ہوئی تو فریحہ بیگم کو جائے نماز پر ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھ کر دیکھ کر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ بچوں والی حرکتیں نہیں جائیں گی تمہاری، فریحہ بیگم نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے اسے پیار بھری ڈانٹ سے نوازا۔ ہاں تو آپ ہی کہتی ہیں، میں ہمیشہ آپ کے لیے بچی ہی رہوں گی۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سکون پاتی آنکھیں موت کی۔ بس کرو باتیں، اٹھو چلو جا کر ہاتھ منہ دھو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ باقاعدگی سے دعا لینے پر اس کی نقاہت میں تھوڑی کمی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر نے تھکنے سے منع کیا ہے، آپ پھر بھی لگی رہی کاموں میں۔ آپ کو کتنا منع کیا ہے میں نے کہ میرے پیچھے اکیلے اس طرح مت لگی رہا کریں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں تھکتی ہوں بیٹا، کھانا بنانا کون سا جان لیوا کام ہے؟ اتنا بھی نہیں کروں گی تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے۔ جائے نماز کی تہہ بناتے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ پھر بھی اپنا کام مت کریا کریں۔ بالکل بھی، میں آ کر بنا دیا کروں گی کھانا، ویسے بھی میں کینٹین سے کھا لیتی ہوں۔ دوپہر تو آتے ہی بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ان کی اگلی وضاحت کو بھی انہوں نے لفظوں میں لپیٹا۔ اچھا بھائی دادی اماں چلو جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، اس کے سر پر چیت لگاتے ہوئے مسکرائی اور وہ ہاتھ منہ دھو کر آئی۔ سارا دن جوتوں میں پاؤں رہتے ہیں، الگ ہی بدبو آ رہی تھی، سو وہ پاؤں بھی دھو آئی۔ فریحہ بیگم کی بات پر ریم مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیسے یاد کر کے کہتی ہے۔ اس خیال پر ریم کی آنکھوں میں آنسو تار ہو جاتے تھے۔ جنہیں پہنچتی تو وہ واش روم میں داخل ہو گئی۔ زاویہ تمہیں انکل کو فوراً ایڈمٹ کروانا پڑے گا۔ کل ان کے چیک اپ کے بعد میں نے ان کا بلڈ کا سیمپل لیا تھا، جس کی رپورٹ ابھی بھی مجھے ملی ہے۔ ڈاکٹر حمزہ نے کیبن میں وہ ماتھے پر بل لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ سنگین ہے کیا حمزہ؟ وہ پریشانی سے پہلو بدل گیا۔ ہاں، اس لیے انہیں فوراً ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کیس اب گھر میں رہ کر ہینڈل کرنے والا نہیں ہے، انہیں 24 گھنٹے انتہائی نگہداشت میں رکھنا ہوگا۔ حمزہ زاویہ کا بچپن کا دوست تھا، ہائی اسکول تک دونوں ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، میں ڈیڈ کو آج ہی لے کر آتا ہوں، تم سارے بندوبست کر کے رکھو۔ وہ کرسی کی پشت سے اٹھا اپنا کوٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان کا ایڈمیشن تیار کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر حمزہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ زاویہ اس سے مصافحہ کرتے باہر نکلا۔ ان کے چہرے پر سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد اٹھتے لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتا شان سے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ روزی عباس مینشن میں داخل ہوتے ہی اس نے اجلت سے پکارا، جی سر۔ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ ڈیڈ کا ضروری سامان، اس کے کپڑے اور دیگر ضرورت کی اشیاء ہاشم سے کہہ کر پیک کروا دو۔ سرد لہجے میں اسے حکم صادر کرتا زہیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ! ان کے کمرے کی لائٹ جلاتے اس نے آہستہ آواز میں پکارا، ڈیڈ! پہلی پکار پر کوئی جنبش نہ ہونے پر وہ ان کے قریب گیا، لیکن ان کے وجود میں تب بھی کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم! اس نے زہیر صاحب کو شانے سے تھام کر سیدھا کیا تو اس کی ناک سے خون کی لکیر بہتے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ جلدی سے گاڑی نکالو۔ ہاشم کے اندر آتے ہی اس نے حکم دیا۔ زہیر صاحب کو بازو میں اٹھا کر خود انہیں لے کر نیچے بھاگا۔ تم پیچھے بیٹھو ڈیڈ کے ساتھ، اسے ڈرائیونگ سیٹ
संभालता देखकर इसने उजलत में कहते ड्राइविंग संभाली और अगले ही पल गाड़ी से हवा से बातें करने लगा। डॉक्टर हमजा को बुलाएं जल्दी। रिसेप्शन पर जाते इसने तेज लहजे में कहा। अस्पताल में एकदम अफरा तफरी का माहौल बन गया। जुहेर साहब को इमरजेंसी में ले जाया गया। जावियर तुम यहीं रुको। हमजा जावियर के शाने पर हाथ रखते इसे तसल्ली देते अंदर दाखिल हुआ। जावियर खाली नज़रों से इसके रूम के दरवाजे को तकते दीवार से जा लगा। आई एम सॉरी जावियर, हम अंकल को नहीं बचा पाए। 20 मिनट बाद हमजा झुके कंधे लिए इसके सामने खड़ा था। इसने अफसरदगी से जावियर को देखकर लब हिंचे जो इसकी इतला में आंखें सख्ती से बंद कर गया था। मैंने अंकल को कल ही कहा था इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन वो ना माने। अल्लाह के फैसलों में कोई बदल नहीं सकता। इसने अफसोस से इसके शाना थपका। हिम्मत कर, मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाता हूँ, बस तेरे साइन की ज़रूरत होगी। जावियर को गुमसुम खड़ा देखकर वो आगे बढ़ा था। हमजा के जाने के बाद वो आहिस्ता कदम उठाता इस कमरे में के दरवाजे तक गया जिसके पीछे जुहेर साहब का जस्ते खाकी था। तो आप भी मुझे छोड़कर चले गए डैड। खुद गुलामी करते इसकी आंखों में नमी उभरी थी, जैसे इसने तेज़ी से रगड़कर इसके सार तक मिटा दिए और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने चला गया। आज जुहैर साहब की तदफीन थी। तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार इनके हमरा थे, लेकिन वो चेहरे पर सर तासरा सजाए इन सब के सामने बैठा था। जाविया जब कब्रिस्तान से आया तब से यूं ही बैठा था। चल कुछ खा ले। रज़ा खाने के इंतज़ामात देखता इसके साथ आकर बैठा। मेरा मूड नहीं कुछ भी खाने का। इसने खला में देखते बेतासर अंदाज में रज़ा की तरफ देखे बिना यही जवाब दिया। ऐसे पत्थर बनकर कब तक रहेगा? अंकल की हालत तेरे सामने थी यार, वो बहुत तकलीफ़ में थे। अल्लाह ने इन्हें तकलीफ़ से निजात दे दी है। रज़ा ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए इसका दर्द कम करना चाहा। इसी बात बात की तो तकलीफ़ है। इन्होंने अपनी तकलीफ़ जानते हुए भी खुद को इसके हवाले किया रखा। हमजा ने इससे कहा इन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे बताने की भी जहमत नहीं की। इसका लहजा सख्त था, लेकिन वो आहिस्तगी से बोल रहा था। लेकिन इसे सख्ती के पीछे छुपी तकलीफ़ रज़ा साफ महसूस कर रहा था। किसी भी बात पर मुतनफ़र नहीं होते यार, एक ना एक दिन सब कुछ दुनिया से चले जाना है। आज अंकल गए हैं, कल हमारी बारी। चल उठ, मेहमान जा रहे हैं, इन्हें सी ऑफ कर ले। वो इसके इशारे को थपता खड़ा हुआ। जावियर भी गहरी सांस अंदर खींचता उठा। रज़ा की बात में सदाकत थी, दुनियादारी तो हर हालत में निभानी ही थी। वो भी अपना दर्द दिल छुपाकर दुनियावी दुनियादारी में जुट गया था। हेलो मिस्टर जावियर। अगली सुबह वो कसलमंदी से बिस्तर पर लेटा था कि इसके फ़ोन पर ज़ुहैर साहब के वकील की कॉल आई। जी यूसुफ अंकल कहिए। वो चौकन्ना होकर सीधा बैठा। ज़ुहैर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा, कल शहर से बाहर था इसलिए इनकी आखिरी रस्मात के लिए नहीं आ सका। एडवोकेट यूसुफ का जोमी ज़ुहैर साहब के काफ़ी क्लोज थे। एडवोकेट यूसुफ काजमी ज़ुहैर साहब के काफ़ी क्लोज थे। कोई बात नहीं अंकल, किसी किसी को क्या इल्म के अगले लम्हे क्या होने वाला है, तो फिर कोई रिग्रेट ही नहीं। इसने तलखी से हंस कर सर झटका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। अच्छा आए, तुम अगर फ्री हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। यूसुफ साहब ने संजीदगी से पूछा। जी अंकल बिल्कुल, आप बताएं कब तक आना है। माथा मसलते इसने इस्तफसार किया। लंच पर चले आओ, तब तक मैं अपना एक केस निपटा लूँगा। इन्होंने अपनी सहूलत से जवाब दिया। ठीक है अंकल, फिर मैं लंच पर मिलता हूँ। इसने हामी भरते कॉल मुनक़ता की। कुछ देर बाद ग्राउंड से टेक लगाए इसने छत पर लगे फानूस को देखा और फिर कंबल हटाकर वो बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तुम्हें पता है जावियर, जावियर सर के फादर का इंतकाल हो गया है कल। वो वापस आकर बैठी ही थी कि फहमीदा इनके पास आकर खड़ी हुई। ओह अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसने दुआया कलमात अदा किए। आमीन। सब ऑफिस कोलीग्स जा रहे हैं, तुम चलोगी? इसने कुर्सी घसीट कर इसके पास बैठते आस्तगी से पूछा। सब मतलब पूरा ऑफिस? रैम ने हैरानगी से आंखें बड़ी की। सारे हेड्स जा रहे हैं, बाकी कोलीग्स जो जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। फहमीदा ने शाने उचकाए। और तुम जा रही हो? रैम ने इसे गहरी निगाहों से देखते वसूख से कहा। तुम बता रही हो या पूछ रही हो? फहमीदा इसके अंदाज पर जजीर हुई। बता रही हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे समझ आ गया है। रैम ने मुस्कुराते हुए आंखें छोटी की। हाँ मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। फहमीदा ने अफसरदगी से आह भरी। वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? तदफीन तो हो चुकी होगी, इसलिए बेहतर है कि हम इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर लें। हेड्स का जाना समझ आता है, हम जाएंगे तो अजीब लगेगा और फिर हमारा ही काम भारी पड़ जाएगा। इसीलिए तो मैं मशवरा दूंगी, मत जाओ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। इसे दिल से जावियर का दुख महसूस हुआ था, क्योंकि वो इस गम से गुजर चुकी थी। अपने बाबा और अपने भाई को याद करते इसकी आंखें नम हुई थी, जिन्हें इसने खामोशी से अपनी पूरियों से साफ कर दिया और अपने काम में मगन होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो यूसुफ साहब के कुशादा ऑफिस में दाखिल हुआ।
वालेकुम सलाम, आओ बेटा। मुस्कुराकर इसने गर्मजोशी से मुसाफा करते अपने लिए सोफ़ों की तरफ बढ़ गया। बैठो, पहले लंच कर लेते हैं, फिर काम की बात करेंगे। यूसुफ साहब शफीक से चेहरे वाले बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे। जावियार इसके इस्तेहकाक भरे अंदाज पर चाहकर भी कुछ ना बोल पाया। इसके इसरार पर न चाहते हुए भी लंच में शामिल हुआ। हाँ बरखुदार, बिजनेस कैसा चल रहा है? लंच के बाद काफ़ी मग थामे यूसुफ साहब की सरासरी सरासरी सा लहजा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। डैड की बीमारी की वजह से इन्होंने पहले ही हर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी। अब तो काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। फीकी सी मुस्कुराहट सजाए इसने काफ़ी का घूंट भरा था। अच्छी बात है। अब ये बताओ कि शादी का क्या इरादा है? वो इसके चेहरे के तासरात नोट करते काफ़ी काफ़ी से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। शादी नहीं अंकल, शादी मेरी लाइफ गर्ल्स में फ़िलहाल कोई भी नहीं है। इसे हैरत से फंदा लगा। तो फिर मेरा मशवरा है बेटा, इसे अपनी लाइफ लाइफ गोल में पहले तरजीह पर रखो। ओह, यूसुफ साहब ने कप दरमियानी मेज़ पर रखते पहलू बदला। मैं कुछ समझा नहीं। जाविया ने इसके लफ्ज़ों में उलझा। मतलब इसे पढ़ लो तो समझ आ जाएगा। स्याह रंग की कवर वाली फाइल उठाकर उन्हें जावियर के हवाले की। ये क्या है? इसे खोलते ही जावियर ने बेसाख्ता सवाल किया। ज़ुहैर की वसीयत। यूसुफ साहब की निगाहें जावियर के चेहरे पर ही जमी थीं, जिसके तासरात पल पल बदल रहे थे। ये नामुमकिन है। ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? वसीयतनामा पढ़कर हैरत के साथ साथ इसके खून में एकदम उबाल आया था। ये वसीयत इसने पिछले महीने ही रखवाई थी। वो इसके तैश पर पुरसकून अंदाज में गोया हुआ, जैसे वो इसके रद्दमल के लिए पहले ही तैयार थे। मैं इसे नहीं मानता। और डैड कई महीनों से बीमार थे, फिर भी आप इनकी ऐसी कंडीशन में ये सब कैसे मान सकते हैं? इसने मुठियां भींच कर खुद पर काबू पाया। इनकी तबीयत नासाज थी। दिमागी तौर पर वो बिल्कुल सेहतमंद थे और हम सब जानते हैं तुम इस बात के लिए हरगिज़ रजामंद नहीं होते, इसलिए इसने ये राह चुनी थी। वो मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक हैं बेटा। अब तुम बिल्कुल तनहा हो, तुम्हें एक फैमिली की ज़रूरत है। कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारोगे? यूसुफ साहब ने इसे कायल करने की कोशिश की। ये जुल्म है अंकल। डैड हमेशा मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करते आए हैं और अब वो ये भी कर रहे हैं। बावजूद जब्त के इसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। वो खड़ा हुआ। तुम्हारे ना मानने या मानने से ये वसीयत नहीं बदल सकती। और बेटा ज़िद मत करो, वरना हर चीज़ से हाथ धो बैठोगे। यूसुफ साहब ने इसे मामले की संगीनी से रोशनास किया, जिसे वो सुनी अनसुनी करता तेज़ तेज़ कदम उठाता ऑफिस रूम से बाहर निकल गया था। यूसुफ साहब ने नाउमीदी से गहरी सांस खारिज की। क्या हुआ आज यहाँ इस तरह? वो क्लब में बार के पास बैठा जब रज़ा इसके करीब आया। हाँ, अब शायद यहीं पाया जाऊंगा। तलखी भरी मुस्कुराहट ने इसके गिलास में मौजूद मशरूब को लबों से लगाया। खैरियत तो है? कभी पीता नहीं और आज? रज़ा को इसकी सुर्ख आंखों से वहशत हुई थी। ज़िंदगी में बहुत कुछ पहली बार ही होता है और ये पहली बार कुछ बहुत बार होने वाला मामलात की ज़िद में ही होता है। वो हल्के सरूर की कैफियत में था। इसकी बातों का मफहूम रज़ा को समझ से बालातर था। क्या कहना चाहता है? वो इसके सामने बड़ा जमान था। देख, मैं जानता हूँ अंकल के जाने का सदमा तुझे लगा है, लेकिन ये क्या तरीका है यार? तूने इस मशरूब को भी हाथ नहीं लगाया और आज इसमें डूबे चले जा रहे हो। इसने के हाथ में हराम मशरूब का गिलास लेकर रखते इसने डांटा। हाँ, डूबना ही तो चाहता हूँ मैं इस समंदर में, जहाँ मुझे मेरी ज़िंदगी के इस दर्द से निजात मिले। वो सर काउंटर में गिराते बड़बड़ाया। तुझे हुआ क्या है, बता तो सही। रज़ा ने शानों से पकड़ कर उठाया। क्या हो गया है? वो ही हुआ है जो आज तक होता चला आया है। डैड ने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए हर लम्हे अपनी मर्ज़ी से मोड़ना चाहा और अब यही कर रहे हैं। इसने तैश की आलम में काउंटर पर हाथ मारा। तमाम गिलास नीचे फेंके। चल, तू मेरे साथ चल। इसकी हालत देखकर इसने इसलिए स्टिंग एरिया की तरफ आया। अब तफसील से बता, क्या हुआ है? इसे बैठाकर इसके सामने बैठे रज़ा ने इसे देखा, जो नशे में डूबता हुआ मुश्किल आंखें खोल रहा था। हा 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 हा, तफसील? मेरा बाप मेरे हर लम्हे पर हुकूमत करने का इतना शौकीन था कि जाने के बाद भी अपना ये शौक पूरा कर ना पाया। नक्श इसके हवास में सल्ब कर चुका था। वसीयत बनाकर गए हैं मेरे लिए। वसीयत? सर सोफे के पुष्ट पर गिराया। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोलते मुस्कुराया। कैसी वसीयत? रज़ा के माथे पर बल नमूदार हुए। वसीयत में उन्होंने मेरे लिए फरमान जारी किया कि मेरी सारी दौलत और जायदाद मेरे हवाले सिर्फ इस सूरत की जाएगी जब मैं शादी करूंगा, वरना यह सब कुछ मुझसे छीन कर किसी ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन? सर सोफे की पश्त पर होने के बायस इसकी गर्दन नुमायां हो रही थी, जिसमें उभरती गिल्टी इसे मजीद वजाहत बख्श रही थी। हर लड़की इसकी तरफ निगाह उठाकर पलटना भूल रही थी, जबकि वो नशे में चूर इन सब से अनजान बना बैठा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, कर लो शादी। रज़ा ने इसे पुरसकून करना चाहा। नहीं, हरगिज़ नहीं, नहीं करूँगा मैं शादी। मैं
انہیں ہرگز اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، ساری زندگی یوں ہی گزار دوں لیکن شادی نہیں کروں گا۔ اس پر ایک ضد، ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ اچھا ابھی تو ہوش میں نہیں ہو، ہم اس پہ کل بات کریں گے۔ وہ اس کے غصے میں آنے پر تحمل سے اسے سنبھالنے لگا۔ ہائے ہینڈسم، کیا بات ہے، آج کافی جوش میں ہو؟ سرخ تنگ اور مختصر لباس سے ملبوس شیریں ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے زاویار کے ساتھ وقت گزار چکی تھی۔ ہائے شیریں، رضا نے اسے ٹالنا چاہا تھا، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہائے ہارٹی، اس دن ملاقات ادھوری رہ گئی تھی، کیوں نہ آج تفصیل سے ملاقات کی جائے؟ مجھے تمہارے چہرے سے آگے تمہارے جسم کے ہر حصے کا خمار چکھنا ہے، اس شباب کے نشے کا سرور میں ڈوبنا ہے۔ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب تر کرتا گیا۔ رضا نے بے بسی سے ہاتھ اٹھایا۔ اوکے، میں تم لوگوں کو باہر ملتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زاویہ اس حسین دوشیزہ کو لیے اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حرام مشروب کے نشے میں وہ اب کچھ پل حسین نشے میں ڈوبنا چاہتا تھا۔ رضا نے باہر نکلنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں تعصب جاگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ضد میں آ کر اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اس کی آنکھ غیر معمولی آواز پر کھلی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کے ساتھ فریحہ بیگم کی جگہ خالی تھی۔ ماما! جیسے ہی حواسوں نے کام کرنا شروع کیا، وہ ہڑبڑا کر بستر سے نکلی۔ ماما کیا ہوا؟ وہ واش روم کی جانب آتی آوازوں پر اسی سمت بڑی تھی۔ یا اللہ خیر! وہ سفید واش بیسن کو سرخ ہوتا دیکھ کر دل تھام گئی تھی۔ بیٹا، رضا کو کال کرو، وہ اپنی ہانپتی ہوئی آوازیں بمشکل بول پائی۔ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، انہیں آنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ وہ خون کی الٹیاں کرتی فریحہ کو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ جلدی سے اپنی فریحہ بیگم کی چادر لے آئی۔ اچھا ماما ہمت کریں۔ وہ انہیں تھام کر سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ گاڑی وہ آن لائن منگوا چکی تھی۔ ایمرجنسی سے انہیں فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ مس ریم، آپ کی والدہ جلد از جلد ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اگر ابھی سے قابو میں نہ پایا گیا تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر نرمی سے اسے تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر، اس کا خرچہ کتنا آئے گا؟ اس نے پست آواز میں پوچھا۔ یہ آپ مارکیٹنگ سے پتہ کر لیں، وہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے۔ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر وہ دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلی گئی تھی تو ریم اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر پاس ہی لگی لوہے کی بینچ پر بیٹھی۔ کیا کروں میں پاپا، بھائی، اب ماما؟ یا اللہ، اب مجھے کسی اور آزمائش میں نہ ڈال۔ میں تیرے بعد سوائے میری ماں کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ آسمان کی جانب منہ کرتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی، دل سے فریاد کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کا لوگ کاریڈور میں موجود تھے۔ کاریڈور میں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے درہم بری بری نگاہوں سے دیکھنے لگے، جو بری طرح ٹوٹ کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ ایک نئی صبح روشن تھی جو اپنے اندر بہت گہما گہمی چھپائی ہوئی تھی۔ کسی کا گناہ تو کسی کی آہیں۔ وہ اپنے اندر سموئے شان سے روشنی باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ عباس مینشن میں اب پرتاش کمرے میں وہ اس وقت بے سدھ پڑا تھا۔ گزری رات کا نشہ اب تک اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ کھڑکی سے آنے والے سورج کی پہلی کرن نے اس کے چہرے کو چھو۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ہاشم حواس بحال ہوتے ہی اس نے اپنا دکھتا سر تھاما۔ ہاشم! دوسری آواز پر حواس باختہ ہاشم کے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے لیے کافی لے کر آؤ، سر درد کی دوا بھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ چیخا۔ جی سر، میں لایا۔ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کے ساتھ کچھ میڈیسن بھی لے آیا۔ سر، کافی کے ساتھ کچھ کھا کر دوا لیجیے گا۔ اس کے غصے میں سب ہی خائف رہتے تھے، لیکن پھر بھی سب ملازموں کو اس کی فکر رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ اسے سخت لہجے میں بولتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاشم خاموشی سے سر ہلاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہاں بھائی رومیو، کیسی گزری رات؟ وہ اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا تھا جب رضا دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ کیسی گزرنی تھی؟ وہ سرد مہری چہرے پر سجائے اپنی نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف کر گیا۔ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ہر رات ایک سے بڑھ کر ایک نئی حسینہ تیری جھولی میں آ کر گرتی ہے۔ ہمیں یہ پروٹوکول نصیب ہوتا تو ہمیں پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ شرارت سے دیکھتا مسکرایا۔ کل کا نشہ کب چڑھا کب اترا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ای میل بھیج کر وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا۔ پتہ چلے گا اب کیسے، جب دماغ پر کچھ اور ہی سوار تھا۔ اس نے استہزائیہ ہنسی۔ کیا مطلب؟ زاویار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اب ذرا ہوش میں پوری بات بتاؤ کہ کل اتنی کیا پریشانی تھی جو تمہیں اس دلدل میں بھی اتر گئے جس میں تم اب تک نہیں ڈوبے تھے۔ کچھ دیر کی رفاقت الگ بات ہے، لیکن کل جو قربت
آپ نے حاصل کی ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ رضا لفظوں کو جما کر ادا کر رہا تھا، جیسے لفظوں کو دانتوں تلے پیس رہا ہو۔ ہر غلطی پہلی بار ہوتی ہے۔ زاویار کے چہرے پر شرمندگی کے آثار رضا کو تو نظر نہیں آئے تھے۔ امید ہے آخری بار بھی ہو۔ وہ دونوں بقول معاشرے کے اعجاز طبیعت کے مالک تھے، لیکن کبھی کسی لڑکی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ ہر رات کلب میں نئی لڑکیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن بات اتنی سنگین نوعیت تک نہیں پہنچی تھی۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تم کل کس وصیت کا ذکر کر رہے تھے؟ زاویار کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر رضا نے ایک بار پھر استفسار کیا۔ کیا بتاؤں تجھے یار، ڈیڈ بہت ہی بچکانہ مذاق کر گئے ہیں میرے ساتھ۔ اب اس کے غصے میں بے بسی میں بدل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ رضا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ نے وصیت کی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد 1 مہینے کے اندر اگر میں نے شادی نہیں کی تو یہ ساری پراپرٹی بزنس ایک ٹرسٹ کے نام ہو جائے گا اور تیرے حصے سوائے باسی مینشن کے کچھ نہیں آئے گا۔ وہ بے بسی سے شانے اچکاتا یہ سب کچھ بتا گیا تھا۔ شکر ہے انکل نے تیرے سر پر چھت تو چھوڑ دی۔ رضا نے رگے فراست بھری تھی۔ بکواس کر لو تم بس، زاویار نے تپ کر ہاتھ میں پکڑا پین اس کی طرف پھینکا۔ ارے تو اس میں کیا مسئلہ ہے یار، کر لے شادی، آج نہیں تو کل کرنی تو ہے۔ رضا نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل پیش کیا۔ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ ان کی ضد اپنی جگہ قائم تھی۔ تجھے آخر مسئلہ کیا ہے یار؟ رضا کو اس کی ضد سمجھ نہیں آئی۔ تو جانتا ہے وہ مجھے کنٹرول کر کے مجھے بالکل نہیں پسند، اور ڈیڈ نے ہمیشہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ یہی کر رہے ہیں۔ لیکن اب اپنی زندگی کے اس فیصلے میں یہ ان کی ضد نہیں چلنے دوں گا۔ زاویار کے دانت سختی سے بھینچے تھے۔ تو اپنی ضد میں اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، ویسے جو بات ہے انکل اس بار بڑی بڑی طرح پھنسا گئے ہیں تجھے۔ جال ایسا پھینکا ہے کہ مچھلی چاہے جتنا بھی پھڑپڑائے آزاد نہیں ہو سکتی۔ رضا اس کے ضد کی آگے ہار ماننے پر زج کر گیا۔ میں بس ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ فون بج اٹھا۔ جہاں زیب اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہوا۔ ہاں جہاں زیب بولو۔ وہ رضا نظریں مرکوز کیے دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ رضا کرسی پر بیٹھا اپنے ہی پین سے کھیل رہا تھا۔ تو مس ریم سے رابطہ کرو، اتنی ہی اہم میٹنگ ہے تو اسے لاپرواہی کس طرح برت سکتی ہے؟ وہ پہلے ہی ڈسٹرب تھا۔ اس کی بات سن کر مزید تیش میں آیا، جبکہ ریم کے نام پر رضا الرٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، تم بیک اپ کولیگ کو کہو، میں دیکھتا ہوں۔ جھنجھلا کر بولتے اس نے بات کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ریم کا نام لیا تم نے؟ رضا کے چہرے پر فکرمندی کے سائے تھے۔ اتنی اہم میٹنگ کو وہ لڑکی کیسے اتنا لائٹ لے سکتی ہے؟ بغیر انفارم کے چھٹی کر لی، اب کال بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ تم نے تو اس کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ رضا پھٹ پڑا۔ یقیناً کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ ہاں پلیز، اور یہ بھی کہہ دینا اگر وہ نہیں جا سکتی تو سلائیڈز جہاں زیب کو میل کر دے۔ رضا دروازے تک پہنچا تھا جب اس نے تیز آواز میں کہا۔ رضا سر اسبات میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ ریم کیا ہوا آنٹی ٹھیک ہیں؟ رضا ان کے گھر پہنچا تو وہاں سے معلوم ہونے پر وہ تیزی سے اسپتال پہنچا تھا۔ رضا بھائی، وہ کسی اپنے کا چہرہ دیکھ کر اپنا ضبط ایک بار پھر کھو بیٹھی تھی۔ بہت کوشش کی، بس ریم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے آنسو پہنچتے اس نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ ماما کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے رضا بھائی، ان کا ٹریٹمنٹ جلد از جلد شروع کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان لرزتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور کیا؟ رضا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے 50 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے ارینج کروں گی؟ ایک بار پھر ہچکیوں سے روتی وہ جملہ ادھورا چھوڑتی اپنا سر ہاتھوں کے پیالے میں چھپا گئی۔ رضا کا دماغ ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ 50 لاکھ ایک بڑی رقم تھی، اور اتنی جلدی اس کا انتظام؟ رضا کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ تم میری بات سنو ریم، ایک راستہ ہے، اگر تم ہمت کر لو۔ اس نے ریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کون سا راستہ؟ رضا بھائی، اس کی آنکھوں میں امید کی قندیلیں جل اٹھیں۔ مجھے اپنا بھائی مانتی ہو تو مجھ پر بھروسہ رکھو، بس جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ انشاءاللہ آنٹی کا علاج جلد ہی شروع ہو جائے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ رضا نے اسے یقین دلاتے ہی جیسے راستہ بتایا وہ ریم کو سکتے میں چھوڑ گیا تھا۔